गंगा ने बुलाया है। और आज जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन होना है और अब से थोड़ी देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शुरू हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सड़कों के दोनों तरफ पिछले कई घंटों से न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोग, महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में यहाँ खड़े हुए थे। हम सब जानते हैं कि वाराणसी में जिस रास्ते से रोड शो हो रहा है, सड़कें अब चौड़ी हो चुकी है और जो घाट वाराणसी के एक तरह से कहें विकास के प्रतीक के तौर पर सामने उभरे हैं और जिस बात को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार कहती रही है कि विरासत को संजोते हुए हम विकास को आगे ले जा रहे हैं, पहचान को मजबूत करते हुए, उसकी एक पूरी झलक काशी की संस्कृति की, काशी की विरासत की, काशी के वैभव की पूरी झलक आप देख रहे हैं रोड शो में तस्वीरों के जरिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में युवा हैं, महिलाएं हैं और एक तरफ बीएचयू है, आधुनिक शिक्षा का केंद्र है। उसमें हम जानते हैं कि तमाम विषयों की पढ़ाई होती है, तो तमाम वो संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी छात्र हैं, छात्राएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। इस पूरे 5 किलोमीटर में तकरीबन 100 जगह पर हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े मंच बनाए गए हैं जहां काशी की संस्कृति की एक पूरी झलक दिखाई देती है और ये तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल काशी किस तरह से एक विकास मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने है। काशी कैसे बता रहा है कि भारत जो नया बदलता हुआ भारत है वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए, पुष्पित पल्लवित सिंचित करते हुए आगे बढ़ रहा है। और तस्वीरों की झलक है, ये भारत की झलक है, ये काशी की झलक है जो अपने जड़ों को संजोते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दिखा रहा है कि आज काशी में एक बड़े जगह पर आप देखें तो लटकते हुए तार नहीं दिखाई देते, काशी में आप देखें तो चमचमाती हुई लाइट दिखाई देती है। काफी अभी आज मैं बात कर रहा था सुबह तो एक शख्स ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसी लंका गेट के आसपास तमाम इन्वर्टर की दुकानें थी, अब इन्वर्टर की दुकानें बंद है क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बदलाव की साक्षी काशी है जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से बदला है, किस तरह से उत्तर प्रदेश एक काशी एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। और ये तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यही वजह है कि सिर्फ किसी एक वर्ग के, किसी एक आयु वर्ग के युवा नहीं, केवल युवा नहीं, आप बड़ी संख्या में महिलाएं देख रहे हैं, बड़ी संख्या में आप बुजुर्ग देख रहे हैं। और तमाम हमने उन लोगों से बात की जो 11-12 बजे दिन में ही दोपहर में यहाँ आए थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीक से झलक देखना चाहते थे। तमाम लोग जो काशी के आसपास के लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज एक मेला लगा हुआ है, या कह सकते हैं कि पूरी काशी आज एक उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, एक चीज़ ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि 100 से ज़्यादा एक प्रकार के मंच बनाने की जानकारी मिली है, उनमें से एक मंच इस वक्त हम देख रहे हैं भगवान राम दरबार संभवतः नज़र आ रहा है, हमको यहाँ पे हनुमान जी की वेशभूषा में भी नज़र आ रहा है, भगवान राम दरबार नज़र आ रहा है। किस प्रकार से ये तमाम तैयारियाँ आज के रोड शो में की गई है, जरा उसकी भी जानकारी हमारे साथ साझा कीजिए, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। शैलेंद्र, देखिए अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी दी गई थी। काशी के जो आम कार्यकर्ता हैं, काशी के जो सामाजिक संगठन है, केवल बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, केवल बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं, आरेंद्र यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जो सामाजिक लोग हैं, जो अलग अलग संगठन है, जो अलग अलग संस्कृति या अलग अलग समूहों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने ये तैयारी की है। अलग अलग जिस इलाके से रोड शो गुजर रहा है, रविदास जो गेट है, हम बीएचयू लंका गेट के बाद जो सबसे पहला पड़ाव है, आप वहाँ पर देखें काशी की जो संस्कृति है, काशी में रोजमर्रा में जो कुछ आप देखते हैं कि नृत्य संगीत का जो भाव होता है, जो सुबह बनारस का भाव होता है, जो आप देखते हैं अस्सी घाट पर तमाम अलग अलग रंगमंच के जो लोग हैं, अलग अलग एक तरह से देखें कलाकार हैं, वो आपको इस पूरे सड़क पर कई अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे, अलग अलग मंचों पर दिखाई देंगे। तो दरअसल काशी की संस्कृति की एक झलक दिखाई दे रही है और ये स्वतः स्फूर्त है। हमने लोगों से बात की, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जरूर इस उत्साह में लगे हुए थे कि इस रोड शो को भव्य से भव्य बनाना है, लेकिन तमाम जगहों पर सामाजिक संगठनों के लोग हैं, स्वतः आए हुए लोग हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमने सुबह देखा कि एक महानुभाव थे जो सुबह से शंख बजा रहे थे। हमने उनसे पूछा कि आप सुबह 10 बजे आ गए शंख बजा रहे हैं। उन्होंने कहा आज वो पूरे दिन शंख बजाकर ये शंखनाद करना चाहते हैं कि काशी से शंख की निकली हुई ध्वनि पूरे देश और दुनिया को बताए कि
बदलता हुआ भारत कैसा है, काशी बदली हुई काशी कैसी है, जो सबको संजोकर, सभी का साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर आगे बढ़ती है। तो आप ये जो देख रहे हैं मंच, आप बाईं तरफ और दाहिनी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये इस मंच की तस्वीरें बताती है कि कैसे पूरी काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। कहीं पर कोई एक नाटक कर्मी है, कहीं पर छात्र दल है, कहीं पर वेद पाठी छात्र है, तो कहीं पर कुछ बुनकर है, तो कहीं पर कुछ अन्य कलाकार हैं, और कहीं पर काशी के आम लोग हैं जो हर हर महादेव के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जो काशी में हम जानते हैं कि जब भी किसी का मौका होता है लोग भगवान शंकर का नारा लगाते हैं, क्योंकि ये शंकर की नगरी है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि वो उत्साह दिखाई देता है आज काशी की धरती पर। और हमारे जो है सहयोगी विनोद मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरे कार्यक्रम में और इस विहंगम दृश्य को वो देख रहे हैं। विनोद मिश्र, कैसे आप आज ये जो हमें समुद्र दिखाई दे रहा है, जन सैलाब दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी गए हैं ऐसा जन सैलाब देखा है। जब उनका रोड शो काशी में हुआ है तब हमने ऐसा रोड शो, तब ऐसा जन सैलाब देखा है। आज कोई खास बात आप नोट कर पा रहे हैं क्या? अशोक जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को जितनी बार काशी देखा हूँ, एक नई काशी हमें मिली है और उसमें वो ताजगी भरी हुई वो काशी हमने देखी है। और एक सांसद के रूप में, एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर आप कह सकते हैं कि ये देश में एक सांसद के रूप में रिकॉर्ड होगा कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किए हैं। और वो संसदीय क्षेत्र के दौरे के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक जो डेवलपमेंट का काम है उसको पर्सनल मॉनिटरिंग से उसको आगे बढ़ाया और तय सीमा पर उसको पूरा करवाया है। ये एक एफेक्शन है, ये एक लगाव है अपने संसदीय क्षेत्र काशी से जो आप उसको देख रहे हैं। लेकिन मैं ये हमारे जितने रिपोर्टर हैं वो सारी चीजें बता रहे थे, आप भी खुद काशी से हैं और उसके ग्राउंड कनेक्ट आपका है और आप उन चीजों को रख रहे थे जब आप कह रहे थे कि पीएम ने 2014 में नॉमिनेशन से के बाद कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। शायद उस समय माँ गंगा ने मुझे बुलाया है कि लोगों ने बड़ा सतही तौर से उसको पीएम के इस वक्तव्य को लिया था। लेकिन अगर आप ये देखें पिछले 10 सालों में तो पीएम के इस माँ गंगा ने बुलाया है कि कितना महान संकल्प का वो पूरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी बढ़े हैं, जिसको आप एक बात कह सकते हैं कि आज का जो दिन है, आप कल जो है वो गंगा का एक दशमी बोला जाता है उसको, कि गंगा जो है उसी समय में अवतरित हुई थी, कल के ही थी। और वो जिस समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी शायद वहां पे नॉमिनेशन करेंगे तो आप ये देखिए कि गंगा के साथ पीएम का क्या लगाव है। तो इस गंगा को अगर पृथ्वी पर भागीरथ ने लाया जैसा कहा जाता है तो वो भागीरथ प्रयास जो मोदी का है वो कमाल का पूरे देश में आप जो एक नया सांस्कृतिक उदय चेतना का उदय देखते हैं तो उसके मूल सूत्र में काशी है जो पीएम ने कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया है। अब मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दूं कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है डायना, वो लिखती है कि भारत एक अदृश्य डोर से बंधे होने के कारण ही संयुक्त भारत है। और ये आज से नहीं है, वो सदियों से है। वो कह रही है कि इस देश के जो आप कहते हैं ना नेशन स्टेट और सिविलाइजेशन स्टेट, तो वो कहती है कि इस देश का जो मूल सूत्र है एकता का विविधता में, वो एक सिविलाइजेशनल स्टेट का है। और वो कहती है कि कोई राजा या सरकार की भूमिका इसमें नहीं है। और इसमें वो कहती है कि इसमें तीर्थ स्थलों का एक बहुत योगदान होता है और उस तीर्थ स्थलों की जो महत्ता है वो भारत को सदियों से एक सूत्र में बांधा है। तो विदेशी आक्रमणकारी को आप जब देखते हैं, चाहे ये काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर का ही आपने देखिए उस समय में कैसे उजाड़ा गया था, क्या तोड़ा गया था। इसी तरह हमारे जितने प्रमुख तीर्थ स्थल है वहाँ के जो सांस्कृतिक केंद्र है वो एक तरह से सांस्कृतिक एकता की डोर थी जिसको एक काटने की कोशिश की गई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है तो शायद उस डोर को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने जब एक सांस्कृतिक उस चेतना पे बात की। और जब आप देखते हैं आज काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखते हैं, भव्य कॉरिडोर, राम जन्मभूमि का वो भव्य आयोजन और भव्य मंदिर देखते हैं, तो ये अदृश्य सूत्र जो है वो भारत को एक नई डोर से बांधने का और मजबूत देने की कोशिश है, जिसको आप सांस्कृतिक चेतना और जिसको विकास से विरासत आप कहते हैं। बिल्कुल। और अशोक जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एरियल शॉट, यानी ऊपर से लिया हुआ दृश्य, और ये दिखाता है कि संपूर्ण पिक्चर दिखाता है
और इस संपूर्ण तस्वीर में आप जिस बातें कह रहे थे ना, जन सैलाब, एक लोगों का समंदर नजर आ रहा है। और यही इतनी बड़ी संख्या जो प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल करने के लिए, उनके स्वागत के लिए पहुंची हुई है, ये दिखाता है कि बनारस में चुनाव के बीच में ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बहुत कुछ बयां करता है। मेरा भारत मेरा परिवार, और हमने देखा था हमार काशी हमार मोदी का जिक्र भी था, और एक बैनर, बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था चंद्रयान की सफलता को लेकर, क्योंकि भगवान शिव की नगरी है और शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और चंद्रयान की सफलता कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार के लिए सुशोभित करने वाली है। किस तरह से आप देखते हैं अशोक जी इस पूरी चीज़? आप देखिए, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। देखिए, आप अगर देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं बहुत सारे रोड शो आपने देखे होंगे। जनरली रोड शो में आप एरियल शॉट की बात कर रहे थे ना, तो एरियल शॉट जो है रोड शो में कम दिखाई देते हैं, क्योंकि जब जहाँ नेता होते हैं उनके आसपास तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन आगे पीछे आप जाते हैं तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती। लेकिन एरियल शॉट जो दिखता है उससे आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि नेता के आसपास ही लोग मौजूद हैं। नेता के दूर दूर तक जहाँ तक लोग हैं वहाँ तक आपको लोग दिखाई दे रहे हैं। ये एरियल शॉट की देखिए, आपको एक जगह नहीं दिख रही होगी जहाँ पर लोग खड़े हो सकें। हर जगह पर लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। सबको हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे हैं। और हर घर मोदी, घर घर मोदी का नारा चला था, वो भी यहाँ पर हमने देखा। और प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं लोग, वाराणसी के लोग। ये जो है इस तरह का इलेक्ट्रीफाइड माहौल है कुल मिलाकर देखेंगे। और आपने ठीक कहा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र होता है, चंद्रमा होते हैं, और चंद्रयान तक इस सरकार ने चंद्रमा तक जो है जीत हासिल किया। चंद्रमा तक भारत पहुंचा है, वहाँ तक तिरंगा पहुंचा है। तो इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट ये है। देखिए, काशी अग्रवाल समाज, तो ये इसका बोर्ड लगा। और काशी में मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, काशी में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि एक व्यावसायिक नगरी बन गई है काशी में। जो अब काशी का साड़ी का उद्योग है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है आनंद, काशी में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग हैं जी। ये जो पूरा साड़ियों का कारोबार है, इसमें जितने कारीगर हैं उसमें मैक्सिमम जो है मुस्लिम परिवार हैं, और वो सब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए मौजूद रहते हैं। क्योंकि काशी की जो एक पहचान बनी है, उससे वहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार थे उनकी भी पहचान बनी है। और वो बनारस की साड़ी, पहले भी कहा जाता था कि बनारसी साड़ी, अगर घर में शादी हो तो शादी में जो है कम से कम 5 जोड़ी बनारसी साड़ी ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आज जो है हर घर में हर महिला के लिए बनारस की साड़ी उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। और वो बनारस की साड़ी जो एक माना जा रहा था, एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, वो भी रिवाइव हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से। और ऐसी बनारस की कई सारी कलाएं, जैसे लकड़ी के खिलौने हैं। हम लोग जब छोटे से जाते थे तो काशी विश्वनाथ गली में जो है लकड़ी के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे। वो खिलौने धीरे धीरे विलुप्त हो गए, और वो इको फ्रेंडली खिलौने होते हैं। उसके कारीगर जो हैं वो लकड़ी को बनाते हैं, उसके ऊपर रंग भरते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वो लकड़ी के खिलौने जो हैं विदेशी आके वहाँ से खरीदते हैं, तो वो लकड़ी के खिलौने बनाने वालों का जो काम है वो भी बढ़ा। तो कुल मिलाकर काशी के लिए ये पिछले 10 साल काशी के लिए बहुत जो है एक समृद्ध होने के, सशक्त होने के, विकसित विरासत से जुड़ने के, और साथ साथ विकसित होने के 10 साल रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग इस भाव के साथ स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी लगातार बनारस से हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, एक सांसद के तौर पर और एक प्रधानमंत्री आपका सांसद है उस तौर पर 10 वर्षों में एक आम वाराणसी के व्यक्ति में किस प्रकार की एक मन में भाव है, क्योंकि आप लगातार वहां मौजूद हैं, आपने लोगों से बात की, और आज का जो इस वक्त का इलेक्ट्रीफाइंग एक माहौल नजर आ रहा है, लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है, जरा उसको शब्दों में बांधने की कोशिश कीजिए शैलेंद्र। तो देखिए, हमने आज सुबह से तमाम लोगों से बात की, कि जनता जनार्दन काशी की है, और उनसे पूछा कि आपने प्रधानमंत्री को सांसद के तौर पर किस तरह से देखते हैं। तमाम लोग जिनसे हमने बात की, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो ये कहता नजर आए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस उम्मीदों के साथ सांसद चुना था वो उन्होंने पूरी नहीं की। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि जो सोचा था उससे बेहतर हुआ है, जो कल्पना की थी उससे बेहतर हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे और तब से काशी के घाटों से जो शुरुआत हुई थी, आज आप कई किलोमीटर तक देखते हैं कि लटके हुए तार बिजली के नहीं दिखाई देते। काशी की सड़कें चौड़ी हुई है, लेकिन ये सिर्फ एक तरह से एक शख्स ने कहा कि ये तो एक मूलभूत बात है कि सड़कें अच्छी हुई है, लाइट अच्छी हुई है, बिजली नहीं जाती, BHU बेहतर हुआ है, हम देख रहे हैं कि यहाँ का अस्पताल में बेड क्षमता बढ़ी है। लेकिन काशी से जो एक विश्वास पैदा हुआ है, उसमें सबको साथ लेकर चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर जब कहा था कि वाराणसी की जो साड़ी है, अशोक श्रीवास्तव जिसका जिक्र कर रहे थे, कि कैसे उनके एक आह्वान से जो बनारसी साड़ी है जो दुनिया भर में मशहूर है, उसमें और हम देख रहे हैं कि उसको और उसकी डिमांड बढ़ गई। कैसे काशी के लकड़ी से खिलौने आज दुनिया भर में मशहूर हो रहे हैं, कैसे उसको एक पहचान दी गई है, कैसे काशी के बुनकर आज फायदा पा रहे हैं, कैसे काशी के कलाकार आज उनको एक और पहचान मिली है। काशी के जो कलाकार है आप देखें कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक तरह से पहचान मिली है। और पंडित मदन मोहन मालवीय, हम जानते हैं कि 2014 में जब सरकार बनी तो भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। तो एक जगह पर एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दूरदृष्टि के साथ काशी आगे बढ़े और उसके साथ साथ काशी के लोग आगे बढ़े, इसकी चिंता की है। तो तमाम लोगों से जिनसे हमने बात की, और हमने तो यहाँ तक भी कहा कि भाई कुछ तो बता दीजिए कि आप और चाहते हैं मोदी जी से। तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि उम्मीद से ज्यादा मिला है, अब जो कुछ और आगे होगा वो अच्छा ही होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि एक भाव है अपने सांसद के प्रति, और इसीलिए हमार काशी हमार मोदी इस तरह के पोस्टर आप पूरे इस काशी में इस रोड शो के चारों तरफ देख रहे हैं, जहां लोग अपने प्रधानमंत्री, अपने मोदी की बात कर रहे हैं, अपने सांसद की बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं। एक तरह से तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारी चिंता की है जो काशी के जनमानस की चिंता थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र यहाँ पर आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो सिर्फ काशी जीतने नहीं आए थे। सब जानते हैं कि पूर्वांचल के इस सबसे बड़े शहर और सबसे पुरातन दुनिया के शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में नामांकन किया था, तब यहीं से एक उद्घोष हुआ था कि राजनीतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर उसका फायदा पूर्वांचल, बिहार और झारखंड और तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हुआ था। लेकिन यहाँ से एक संदेश गया था कि जिस दूरदृष्टि के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को विकसित करना चाहते हैं, वो भारत के विकास की एक राह है, जहां हम अपनी जड़ों को सीखते हुए, जहां हम अपने पुरातन वैभव को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम अपने जो एक तरह से भारतीयता है उसको पुष्पित पल्लवित करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। यार काशी के चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हाईवे है, काशी में आज तमाम आधुनिक सुविधाएं हैं, काशी में आज हम हर स्तर पर देख रहे हैं कि आधुनिक विकास के जो तमाम पायदान है वो काशी में दिखाई देते हैं। लेकिन ये भूलना नहीं होगा, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारतीयता की पहचान है, काशी में वो भी दिखाई देता है जो भारत की पहचान है। यानी हम अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात नहीं है, आप देखें अस्सी घाट से लेकर तमाम घाट पर आप चले जाएं, जो स्वच्छता दिखती है, जो भव्यता दिखती है, वो दिखाती है कि काशी कैसे अपने एक नाविक की चिंता करती है, काशी कैसे अपने एक बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करती है और साथ ही साथ काशी के विकास की चिंता करती है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर एक दूरदृष्टि रखी है और एक खाका रखा है देश और दुनिया के सामने काशी के विकास का। देखिए शैलेंद्र जो कह रहे हैं ना, देखिए मैं फिर एक बार अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, पहले क्या होता था, घाट जितने वाराणसी के घाट हैं, शाम ढलने के बाद वहाँ गंगा आरती होती थी, उसके बाद वहाँ वीरानी पसर जाती थी। लेकिन अब वहाँ पर घाटों पर रात भर रोशनी होती है और शाम को जो अब काशी क्योंकि गंगा जी में क्रूज़ भी अब चलने लगे हैं, जब आप क्रूज़ में बैठेंगे और क्रूज़ नाव तो चलती है वहाँ पे, नाविक तो वहाँ पर हैं, लेकिन जब आप क्रूज़ में बैठ करके जब आप निकलेंगे और उसके बाद जब आप देखेंगे घाट किस तरह से जगमगाए हुए हैं, किस तरह से जो वहाँ तमाम इमारतें हैं उन पर रोशनी है, उसके बाद उस क्रूज़ के अंदर या नाव के अंदर सफ़र करने का आनंद ही कुछ और है। आप आज घाट के ऊपर मुझे खुद अच्छी तरह से याद है जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ था, रात को 12, 1, 2 बजे तक के वहाँ पर यूथ जो है वहाँ पर गाना गा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे घाटों पर बैठकर। पहले घाटों पर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती थी, पूरा घाट वहाँ पर बदल गया, लोग रात को भी निकलते हैं, निश्चिंता से घूमते हैं। ये सारे बदलाव जो हैं काशी ने देखे हैं
बीते एक दशक में। और इसीलिए मैं ये शुरू में ही मैंने कहा कि काशी में चुनाव का मतलब हार जीत नहीं है। काशी में चुनाव का मतलब सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कितने वोट के अंतर से जीतेंगे। पहली बार जब वो 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल गए थे उनको चुनौती देने के लिए, और अरविंद केजरीवाल ने खम ठोका था। अरविंद केजरीवाल के पीछे तमाम मोदी विरोधी ताकतें एक हो गई थी और उन्होंने ये खम ठोका था कि नरेंद्र मोदी को जो है काशी से जीतने नहीं देंगे। सोचिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात से आए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की का पैमाना ये था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को उस समय 3,70,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। 3,70,000 से ज़्यादा वोटों से अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बड़े जो हैं लोकप्रिय नेता के तौर पर गए थे नरेंद्र मोदी को चुनौती देने, वो 3,70,000 वोटों से हारे। और अगली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव में उतरे साल 2019 में, तब उनका वोटों का जो जीत का जो अंतर है वो 1 लाख, पहले से 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गया, यानी 4,80,000 वोटों से जीते। मुझे लगता है इस बार जो है प्रधानमंत्री की जीत का अंतर जो है वो 5 लाख से ज़्यादा होगा काशी में। तो काशी में अब जो है सिर्फ बात यही है कि वो अपनी जीत का अंतर कितना बढ़ाते हैं, यही वहाँ पर चुनाव है। और इसके अलावा काशी का नतीजा जो है वो हम आज सड़कों पर वहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और शायद ये तब ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं जब आप लगातार जुड़े रहते हैं, तब आप एक परिवार की तरह से संवाद करते रहते हैं। आप सिर्फ सांसद चुन के पहुंच गए, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद अगर आप अपनी एक मूल जिम्मेदारी को भूल जाएंगे तो शायद इस प्रकार का आत्मीयता या अपनापन या अपनेपन का प्यार, स्वागत, सत्कार नहीं मिलता अगर आप जुड़े नहीं रहते। चूंकि आप जुड़े रहते हैं इसलिए आप इस प्रकार का अपनापन यूं ही हासिल करते हैं जो इस वक्त काशी की सड़कों पे नजर आ रहा है। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, यहाँ पर 1 मिनट आप विनोद जी के पास जाए। एक बात में जो आप इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, देखिए कोई नेता जो है जब सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पहुंचता है और उसके बाद गायब हो जाता है या चुनाव के समय खम ठोक के, आज ये सवाल जो है मेरे मन में अचानक से सारी चर्चा हुई, तो देखिए उदाहरण के तौर पे देखिए स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी, वो बाहरी नेता थी, उनको बाहरी कहा गया, एक बार चुनाव हारी, उसके बाद वो वहाँ लगातार जुड़ी रही, लगातार लोगों के बीच रही और वो चुनाव जीती। अरविंद केजरीवाल काशी गए सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, इस मकसद से। उसके बाद चुनाव हारने के बाद उन्होंने काशी में कभी भी गए हों उसका कोई चित्र मैंने नहीं देखा। इसी तरह से 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां गई, उन्होंने एक बड़ा रोड शो निकाला और काशी की जनता ने उनको बड़ा प्यार दिया। मुझे उनके रोड शो में याद है कि लोग उनके रोड शो में, प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो में फूल बरसा रहे थे कि चलो प्रियंका जी आई हैं, प्रियंका जी आई हैं। लेकिन उस चुनाव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा या गांधी परिवार का कोई व्यक्ति काशी पलट के नहीं गया। तो आप सिर्फ चुनावों में अपना लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए आप कहीं जाते हैं, वहाँ से संबंध कायम करते हैं, तो जनता वो सब देखती है, समझती है। जबकि नरेंद्र मोदी लगातार वहाँ पर जा रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद जा रहे हैं। बड़े सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चुनाव जीत, अब रायबरेली का उदाहरण लीजिए। रायबरेली में सोनिया गांधी लगातार वहाँ से चुनाव जीतती रही हैं, लगातार उनकी गांधी परिवार की जीत रही है। लेकिन पिछली बार जब वो जीती तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद वो जो उनकी जीत का जो उनका सर्टिफिकेट था वो लेने तक रायबरेली नहीं गई। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ जनता के बीच चुनाव के लिए पहुंचते हैं तो जनता ये बात देखती है, जबकि नरेंद्र मोदी का कनेक्ट है, वो लगातार लोगों के बीच जाते हैं और ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल, ये जो बात जो आप कह रहे हैं अशोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए विनोद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अब विनोद जी, आपको लगता है कि 2014 के बाद से राजनीति की परिपाटी में एक विश्वास बहाली की जो परंपरा शुरू हुई है, जिसमें सिर्फ राजनीति ही नहीं है बल्कि सेवा भाव के साथ जुड़ना और काम करने के आधार पर उस जुड़ाव को आगे और मजबूत करना, क्या उस प्रकार की परिपाटी को देखते हुए आज ये तस्वीरें भी उस दिशा में बढ़ते हुए विश्वास बहाली को बयां कर रही हैं? विनोद जी, बहुत बढ़िया सवाल किया है आर्यन आपने। और आप ये देखिए कि तीसरे टर्म के लिए कोई एक सांसद जो बनारस के काशी के सांसद है वो आज काशी में आए हैं और कल शायद उनका नामांकन है। और उसके साथ में अगर लोगों की ये भारी भीड़ आप देखते हैं, जो लाखों लोग इस 5 किलोमीटर के दोनों काफिले से गुजरते हुए आप जो लोगों की भीड़ देखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस सांसद का, उस प्राइम मिनिस्टर का अपने लोगों से कितना कनेक्ट है।
और ये जब आप इस भारत के साथ में अगर आप दुनिया के किसी दूसरे देशों में देखेंगे तो शायद किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह का नजारा आपको शायद नहीं दिखाई देगा। तो ये एक सांसद का एक नेता का अपना व्यक्तित्व होता है, उसका एक लगाव होता है जो अपने क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति वो किस तरह का एक भाव और किस तरह की अपने संवाद को कायम रखता है। तीसरी बार के लिए मोदी यहाँ उतर रहे हैं, तीसरी बार के लिए कल वो नामांकन दे रहे हैं, लेकिन आप ये जब भीड़ को देखेंगे और उस ललक को देखेंगे तो आप डिफिनेटली इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोगों की इस भीड़, लोगों की ये ललक और लोगों की जो ये काफिलों के साथ जो दौड़ते हुए हुजूम देख रहे हैं, तो डिफिनेटली उसने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस काशी को संभाला है, यहाँ की विरासत को संभाला है, इस देश को एक काशी के रूप में पुनः प्रतिस्थापित किया है। ये एक बड़ी की बात है। जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उस बात को देखिए कि अशोक जी कह रहे थे कितना बदला है ये बनारस और कैसी काशी की खूबसूरती लौटी है। तो हमें याद करना चाहिए इस बात को कि देश के आजाद हुए 75 साल हुए हैं और जब हम गांधी से प्रेरणा लेके इन चीजों को देखते हैं और गांधी जी का मॉडल ही अपने साथ में रखते हैं, तब उस समय में देखिए कि 1903 ईस्वी में गांधी जी यहाँ आए थे और गांधी जी अपने डायरी में लिखते हैं कि जब वो काशी पहुंचे थे बाबा विश्वनाथ के उस दर्शन करने के लिए और वहां जब उन्होंने गंदगी देखी थी तो गांधी जी ने लिखा था कि अगर हम अपने धार्मिक प्रतिष्ठानों को, अपने प्रतिष्ठित जो धार्मिक स्थान है उसकी साफ सफाई नहीं रख पाते हैं, उसकी भव्यता को नहीं बना पाते हैं, तो स्वराज मांगने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये गांधी जी के शब्द थे। अब ये सवाल तो जरूर ये पूछा जाएगा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी काशी की भव्यता क्यों नहीं लौटी। काशी की जो एक सांस्कृतिक राजधानी है इस देश की, उसके सूत्र क्यों नहीं पूरे दुनिया में और पूरे देश में बने कि काशी ही इस देश की एक मूल पहचान है। जो एक सांस्कृतिक राजधानी मैं इसलिए कहता हूँ कि उत्तर भारत के जितने भी लोग काशी जाते होंगे उससे कहीं ज्यादा दक्षिण भारत का काशी के प्रति एक आकर्षण है, पूरब के भारत के काशी के प्रति एक आकर्षण है। इसलिए काशी को जब आप देखते हैं तो काशी एक शहर नहीं है, काशी एक भौगोलिक, जो आप भारत के इस पे देखें तो पूर्वांचल का एक हिस्सा नहीं है, काशी कन्याकुमारी का भी उतना ही है, काशी तमिलनाडु के उस दूर दराज गांवों का भी उतना है जितना मणिपुर के लोगों का है, जितना बिहार के लोगों का है। तो वो एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन है कल्चरल में अगर आप उसको देखें। तो इस तरह के सांस्कृतिक केंद्र जो भारत का है, इस विभूति केंद्र को जब काशी विश्वनाथ में जो कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ इसके राजा है, तो उसको क्यों अनदेखी हुई थी, यह सवाल तो लोगों के मन में है। और यहाँ जब आप देखते हैं बात कलाकारों को एक तरह से आप देखिए वो आर्टिस्ट पूरे के पूरे काशी के इन सड़कों पे आपको जैसे तीन जब मिलेंगे तो ये लगता है कि ये भाव सिर्फ कोई एक वर्ग का, समाज का नहीं है, ये भाव पूरी काशी का है। कहाँ जहाँ लोग अपनी संस्कृति के हैं, जो अपनी विरासत को संभालने वाले लोग हैं, वो देखिए अलग अलग परंपराओं में किस तरह से मोदी के इस भव्य रैली का एक हिस्सा बने हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि जब आपने काशी को अपना माना है, जब आपने भारत के सांस्कृतिक सूत्र को एक स्थापित करने के लिए काशी को एक माध्यम माना है। तो आज मैं सुन रहा था, अपने ही चैनल पे दिख रहा था, जो बनारस के सीईओ बता रहे थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के, कि पर डे वहाँ 3 लाख लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप सोचिए कि जिस जगह में तीर्थ यात्री 3 लाख रोज पहुंच रहे हैं, उस जगह की इकोनॉमी के क्या हुआ होगा। तो ये सोशियो इकोनॉमिक ने काशी की एक सूरत बदली है। आज अगर जो लोग रोजगार की बात कहते हैं, जो लोग वहाँ छोटे छोटे कामगारों की बात करते हैं, उनको एक बात काशी एक शोकेस के रूप में देखनी चाहिए। वहाँ जो रुद्राक्ष का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इसमें बनाया था, वो एक डेडिकेटेड है हस्तकरघा और हस्तशिल्पकारों के लिए। विनोद जी आपकी आवाज जो है वो दब रही है, क्योंकि इतना जबरदस्त वहां मंत्रोच्चार, डमरू बज रहे हैं, लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, उसमें आपकी आवाज जो है वो दब कर आ रही है। लेकिन मैं ये दृश्य देखिए किस तरह से पूरा काशी भगवामय है और कैसे सजाया, और आप सड़कों पर भीड़ देखिए, लोग आनंद में कैसे झूम रहे हैं, डमरू बज रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर विनोद जी एक जानकारी और अपने दर्शकों को भी दे दूं, अभी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया प्रधानमंत्री के वाराणसी जाने पर, और उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किए हैं, और मुझे इन सवालों को देख के थोड़ा सा अचंभा इसलिए हो रहा है
क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये सवाल पूछने से पहले उन्होंने रिसर्च तक नहीं करी। उन्होंने, जयराम रमेश ने लिखा है कि वाराणसी के अंदर उन्होंने नाले की बात करी है कि वहाँ पर नालियाँ बहुत हैं और वहाँ पर जो है मैला ढोने की प्रथा। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहाँ पर वाराणसी में जो गंदगी थी, जो नालियाँ थी, वो मैंने उसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ हमने। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो लिख रहे हैं कि वाराणसी में एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। अब जयराम रमेश जी को ये मालूम नहीं है कि वाराणसी में कैंसर हॉस्पिटल शुरू हो चुका है। मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं मीडिया के, और आप जो है वाराणसी के बारे में उन्होंने स्कूल और शिफ्ट की लिखी है। मेरे पास अभी इन हैंड जानकारी नहीं है कि स्कूल नहीं खुला वाराणसी में। मुझे लगता है दर्जनों स्कूल नए खुले हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने सबसे बड़ी बात जो लिखी कि एक भी हॉस्पिटल नहीं बना, मुझे लगता है कि जिस तरह से BHU के हॉस्पिटल का जो उसका मॉडर्नाइजेशन हुआ है, और उसके अलावा जो कैंसर हॉस्पिटल खुला है, एक कैंसर हॉस्पिटल तो मैंने खुद उसका उद्घाटन अपनी आंखों से देखा है, और पता नहीं कितने हॉस्पिटल शायद और होंगे। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें कहने से पहले राजनीति में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए, आप जब बनारस के बारे में इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। विनोद जी, तो जब आप ये कह रहे थे तो जब नमामि गंगे का अभियान शुरू हुआ था और काशी के उसमें वहां पे गंगा में लोगों को एक आचमन करने में भी थोड़ी सी झिझक होती थी, आज उस काशी में जो गंगा की जो वहां पे निर्मलता है, उसको एक साइंटिस्ट का वो टेस्टेड है कि आज काशी में आप देखिए कि गंगा किस तरह से साफ हुई है। तो उसके पीछे जयराम रमेश जी को देखना चाहिए कि काशी में प्रतिदिन जो है 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले STP का, कई STP का निर्माण हुआ है। जो आप 10 STP ऐसे हैं कि जो पूरे काशी के शहर के जो भी वहां पे गंदगी गिराया जाता है, शहर का कचरा उसमें डाला जाता है, सारे शहर के उस पानी को, गंदे पानी को साफ करके उसको एग्रीकल्चर यूज के लिए फिर से रीयूज करके भेजा जाता है। तो ये कितना बदला है काशी। अगर वो काशी ना आएंगे तो शायद काशी को नहीं समझ पाएंगे। काशी को तब समझ पाएंगे कि जब उस काशी को पहली बार, आप अगर देखिए कि जो होलकर ये थी महारानी, उसने जब वो काशी का, कम से कम काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया था। विनोद जी, उसके बाद विनोद जी आप अपनी बात पूरी रखिएगा, क्योंकि अभी तथ्यों की बात हो रही थी, जो कुछ तथ्य मिल गए रिसर्च से। मैं अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। 2014 के बाद से काशी का कायाकल्प पूर्वांचल के एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में हुआ है। उसके तथ्य कुछ इस तरह से भी हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में 30 समर्पित NICU केयर बेड को उसमें जोड़ा गया है, 30 उच्च निर्भरता इकाइयों का निर्माण किया गया है तथा 40 मात्र देखभाल वाले बिस्तरों के साथ 100 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण 2014 के बाद हुआ है। इसी के साथ जिला अस्पताल में भी 50 बेड जोड़े गए हैं। 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी बेड अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया है। 74 बेड का मनोरोग अस्पताल भी बनारस में शुरू किया गया है। इसके अलावा कोविड के समय किस प्रकार से व्यवस्थाओं को वहां पर ज़मीन पर उतारा गया, इसका भी एक लंबी सी लिस्ट है। हालांकि काफ़ी समय लगेगा, लेकिन निश्चित तौर से उसका भी लिस्ट है। और उसके साथ साथ जो भी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की स्कूलों की शिक्षा को लेकर जो योजनाएं हैं, उनको बेहतरी से जमीन पर उतारा गया। शिक्षा का जिक्र भी अशोक जी आप कर रहे थे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजों के बारे में एग्जैक्टली कह रहा हूं कि अगर आप लिस्ट पढ़ना शुरू करेंगे तो एक हमको पूरा कार्यक्रम उस लिस्ट में निकाल देना पड़ेगा जी। और इतनी सारी चीजें, और अभी जो है कनेक्टिविटी के अगर माध्यम से देखें तो ग्रीनफील्ड जो एक्सप्रेसवे वहां बन रहे हैं, पूरे बनारस को जो है चारों तरफ से रिंग रोड से जोड़ा जा रहा है। बनारस से कैलकाटा जाना, अगला जो सड़क जो नहीं बन रही है, आप सोचिए कि 6 से 8 घंटे में आप बनारस से कैलकाटा पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये विहंगम दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो टॉप एंगल जिसकी हम बात कर रहे थे, बनारस की गलियां होती हैं, उन गलियों के ऊपर जो है टॉप एंगल जो शॉट। देखिए बनारस को जो है उस तरह से डेवलप करने के लिए उस तरह से डेवलप नहीं किया जा सकता जैसे आप दिल्ली या मुंबई महानगर सोचते हैं, क्योंकि बनारस में जो है संकरी गलियां हैं, पुराने मकान हैं। और इसलिए जो जिसका आनंद ने शुरू में भी जिक्र किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मंदिर से लगे हुए लोगों के घर थे, सैकड़ों लोगों के घर थे, उनको घर के साथ उनको कहीं शिफ्ट करना अपने आप में एक चुनौती थी। तो उसके लिए पूरा का पूरा जो है लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया और तब जाके पूरा शहर का विकास हुआ। लेकिन आप पूरे बनारस में उस तरह का विकास नहीं कर सकते। लेकिन सीवर लाइनें वहाँ पर डली हैं,
इतनी संकरी गलियां होने के बावजूद सीवर लाइनें वहाँ डली हैं। वहाँ पर अब जो है इस तरह से सड़कों के आसपास नालियाँ नहीं दिखती, कई जगह पर अभी होंगी, लेकिन मोटे तौर पर कहें तो बनारस अब वो बनारस नहीं रहा। सबसे बड़ा उदाहरण मैं बार बार कहता हूँ, आप बाबरपुर हवाई अड्डे से उतरिए, बनारस शहर पहुँचिए, देखिए आप 25 से 30 मिनट में पहुँचेंगे। पहले आपको 1.5 घंटा, और किसी भी टैक्सी ड्राइवर से आप वहाँ पूछ लीजिए कि भाई कैसा लगता है, कि कितना समय लगता था, वो आपको बताएगा। तो ये आप देखिए बनारस में ये संकरी गलियां हैं, उन गलियों के बीच से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकल रहा है और प्रधानमंत्री सबका अभिवादन कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अशोक जी, एक तथ्य और, क्योंकि स्वच्छता का आप जिक्र कर रहे थे, तो 1,38,767 व्यक्तियों को 166 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शौचालय उपलब्ध कराए गए, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे जो शौचालय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं वो है। इसके अलावा क्रमशः 11 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए की लागत से 280 सामुदायिक शौचालय, इसके अलावा 12 शमशान घाटों का पुनर्निर्माण और 14 पंचायत भवनों का निर्माण, ये सब भी उस स्वच्छता के तहत, क्योंकि काशी को नए रूप स्वरूप में ले जाने के लिए ये हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब ये आप देखिए, जो अभी हम दृश्य देख रहे थे प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला, ये संकरी गलियों से देखिए, ये देखिए, ये ट्रेडिशनल सिटी है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि सड़कें बहुत चौड़ी कर देंगे, क्योंकि वो आपको पुराने मकान हैं और ये जो है 100 साल पुराने मकान है, आप मकान तोड़ कर नहीं सड़क चौड़ी कर सकते। इन सड़कों, इन गलियों के बीच से आप देखिए एक गाड़ी बमुश्किल निकल पाती है। ये बनारस की अपनी जो है ट्रेडिशनल चीज़ है, बनारस की अपनी जो है विशेषता है ये। तो बनारस में संकरी गलियां हैं, उसके बावजूद आप अगर बनारस में जाएंगे तो आज आपको काशी विश्वनाथ धाम या जो घाट पे जाने के लिए आपको वहाँ पर फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। ये बनारस में, काशी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आप जो ये तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे कि छोटी सी गलियों में प्रधानमंत्री का काफिला जाना, दो बातें मेरे जहन में आई। एक तो ये कि आप जब, कई बार लोग पसंद नहीं करते कि साहब क्यों जाना है, दूसरा कई बार सुरक्षा के कारण भी होते हैं, तो आप हिम्मत करते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं, तब आप इस प्रकार से जो छोटी सकरी गलियां हैं वहां पर भी जाकर लोगों के साथ जुड़ने का एक तरीके से मौका देखते हैं। और लगातार प्रधानमंत्री के इस रोड शो के दरमियान कई बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें तमाम बातों का जिक्र भी है। उनमें से एक इस बात का भी जिक्र है कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़। काशी में इस बात को पुनर्स्थापित करना कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात को लगातार बीजेपी तमाम मंचों पर कहती रही है। प्रधानमंत्री लगातार अपनी बातों में रखते रहें इस संवाद को। हमारे सहयोगी विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आस्था से नहीं होगा खिलवाड़, ये भी अपने आप में दिखाता है, क्योंकि संकल्प पत्र के माध्यम से जिस प्रकार के बातें लोगों के बीच रखना और उस पर आगे बढ़ना, ये भी एक परिपाटी के तौर पर 10 साल की इस रिपोर्ट कार्ड के साथ में आज प्रधानमंत्री की काशी की गलियों में मौजूदगी, ये भी बहुत कुछ बयां करती है। शैलेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संभवतः शैलेंद्र से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनोद मिश्रा जी, आनंद, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं जोरदार तरीके से, वो भी आपको सुनाई दे रहे होंगे। बिल्कुल, और आप जो बात कह रहे हैं अशोक जी, क्योंकि ये महादेव की नगरी है, लेकिन जब हम तैयारियों की तस्वीरें देख रहे थे तो भगवान श्री राम के जय घोष के वो तमाम भजन और जयकारे हमको यहाँ काशी में सुनाई पड़ रहे थे तैयारियों में, जो हमने 22 जनवरी और उसके पहले अयोध्या में सुने हैं लगातार। शैलेंद्र, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम फिर से आपसे वही सवाल पूछेंगे कि आस्था से नहीं होगा खिलवाड़ और अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के साथ प्रधानमंत्री की मौजूदगी, ये अपने आप में आज की इन तस्वीरों से कैसे आप देख रहे हैं, कैसे जोड़ रहे हैं इसको? बिल्कुल आर्यन, हम जानते हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को कहती रही है कि आस्था के साथ विकास पर आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुआ है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। 2014 के मुकाबले आप देखें, धार्मिक जो पर्यटकों की संख्या है इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है इसी काशी में, वाराणसी में, और जाम की स्थिति 2014 के मुकाबले अब बहुत बेहतर हुई है। अब जाम कम लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि जितना संभव हो सका है, घाट से लेकर 3 किलोमीटर तक जहाँ जहाँ संभव हो सका है, सड़कें चौड़ी हुई है। हमने देखा है कि जो सीवर लाइन है वो पड़ी है। इन 3 किलोमीटर के दायरे के इलाके में कहीं भी आपको मुख्य सड़कों पर लटकते हुए तार दिखाई नहीं देते। तो एक पुरातन शहर को, उसकी विरासत को संजोते हुए किस तरह से आगे बढ़ा गया है, दुनिया के सामने काशी एक उदाहरण के तौर पर उभरा है बीते 10 वर्षों में। और वही बात जो बीजेपी कहती है कि आस्था को संजोते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी पहचान को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो काशी का हर
इलाका इस बात को गवाही दे रहा है, इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। और आप तस्वीरों में एक तरह से काशी में हुए विकास की एक झलक भी देख रहे हैं। जिस मुख्य शहर के मुख्य सड़क से ये पूरा रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं, इसके दाहिने और बाएं तरफ की जो तस्वीरें हैं ये भी ये दिखाती है कि काशी कितनी बदली है बीते 10 वर्षों में। और निश्चित तौर पर उसमें कहीं किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता। और घाटों पर अगर आप जाएं तो वहीं से जो तस्वीर दिखती है वो दिखाती है कि मां गंगा के बुलावे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी चिंता की है काशी की। और वहां से जो विकास की धारा निकली है वो पूरे काशी में न केवल फैलती हुई दिखाई दे रही है बल्कि उसका हम विस्तार देख रहे हैं काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों में। बिल्कुल। और इस बीच में हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी लालचंद सिंह जी जुड़ गए हैं अशोक श्रीवास्तव जी की जगह। लालचंद जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। और निश्चित तौर से हम लोग लगातार रोड शो की बात कर रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं और इसका जिक्र भी लगातार आप देख रहे हैं। और ये विहंगम दृश्य बहुत कुछ बयां करते हैं। आपको लगता है कि ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ कहती हैं, तब जबकि चुनाव के बीच में आज चौथा दौर दिखाई पड़ रहा है? लालचंद जी। धन्यवाद आरेंद्र। जब ये तस्वीरें मैं देख रहा हूँ तो मुझे साल 2019 का जो अंतिम चरण का चुनाव था वो मुझे याद आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में जाकर कैंप किया था और बड़ी चर्चा थी इस बात की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री बहुमत को लेकर आशंकित हैं, इसलिए वाराणसी में इस तरह से कैंप किए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया था उस बार कि जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी स्लॉग ओवर में खेलते हैं क्रिकेट में, वैसा ही खेलने के लिए वो वाराणसी उस बार गए थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह छतों पर से भी खासतौर पर महिलाएं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। और आर्येंद्र, हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं विनोद जी से बातचीत को वहीं पर ले जाता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मैं देख रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी एक जनसभा में उन्होंने कहा था कि मैं वाराणसी का सांसद हूं तो योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो दोनों का, अगर मैं साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल करूं कि मणिकांचन संयोग, ये सुयोग और संयोग जो दिखाई पड़ रहा है वाराणसी में, ये अपने आप में अद्भुत है। आपने विशेषण दिया है और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का देखिए कि उसने अपने, उन्होंने कहते हैं ना कि जिसका उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया है, उसका वो शिलान्यास नहीं करते हैं जी। तो ये रिकॉर्ड जो काशी में है देखा है आपने, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अगर आप देखेंगे, चाहे वो घाटों का पुनरुद्धार के हो या गंगा के सफाई के लिए नमामि गंगे की योजना हो या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का वहां बनना हो, या आप देखिए हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनने की बात हो, बिजली के तारों का जो अंडरग्राउंड करने की बात हो, वाराणसी प्रयागराज गोरखपुर आजमगढ़ को जोड़ने वाला हाईवे का जो चौड़ीकरण हो, ये सारे जो डेवलपमेंट के काम देखते हैं। शायद जयराम रमेश का जो ट्वीट है, कम से कम मुझे लगता है कि वो एक बार यूपी भी नहीं आए हैं, काशी की तो दूर है, कि कितना बदला है यूपी। जो एक स्टेट जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उससे कैसे यूपी ने छलांग लगा के आज यूपी एक प्रदेश के रूप में आप ये देखिए कि सबसे इन्वेस्टर्स के लिए, सबसे ज्यादा टूरिस्ट के लिए वो सबसे मोस्ट विजिट प्लेस बन गया है। आप अगर यूपी में अगर आप तीर्थयात्रियों को देख लीजिए कि अगर हर साल यूपी में खास करके बनारस में काशी कॉरिडोर बनने के बाद और नमामि गंगे की योजना के बाद, गंगा की स्वच्छता के बाद, अगर वहां 2.5 से 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, काशी विश्वनाथ के बाद अगर आप आइए राम मंदिर शिलान्यास के बाद और जो वहां का जो सिलसिला शुरू हुआ है तीर्थयात्रियों का, वहां कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि इस पूरे इलाके का इकोनॉमी जो है वो कितना जब्त किया होगा। आज काशी में आपको इतने होटल के चेन मिल जाएंगे, आज जिस तरह से अयोध्या में आपको होटलों का चेन मिल जाएंगे, 5 स्टार से लेकर सिंगल स्टार तक में और छोटे बड़े होटल तक का, ये समृद्धि जो वहां की लाई है, इसे आप कहते हैं कि विरासत के साथ विकास का। और ये जो विरासत के साथ विकास का है, उसके सूत्र में कहीं पहला काशी है। और जब आपने काशी के एक मूल सूत्र जो देश के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में एक गौरव मिला है, वो जब निखर के काशी सामने में आपका है, तो डेफिनेटली आप मान सकते हैं कि भारत के जितने भी सांस्कृतिक स्थल है, सांस्कृतिक गौरव है, उनके सूत्र मजबूत हुए हैं, भारत मजबूत हुआ है।
बिल्कुल। और विनोद जी, हमें याद है कि करीब करीब 1 दशक अगर आप पहले घड़ी की सुई को घुमाइए वापस, तो उस समय जो काशी की, वाराणसी की जो चर्चा होती थी, काफ़ी हद तक गंदगी को लेकर चर्चा होती थी, कई तरह की और भी अव्यवस्था की चर्चा होती थी। लेकिन आज जब काशी की चर्चा छिड़ती है तो सबसे पहले जो शब्द आते हैं वो दिव्य काशी, नव्य काशी, भव्य काशी की चर्चा होती है। ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, ये जो प्रमुख परिवर्तन है जिसमें काशी और क्योटो उसके बीच एक संबंध स्थापित करने की कोशिश हुई थी जापानीज प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, ये एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन के दौर से गुजरी है काशी इस दौर में। जी, आपने लोडेड क्वेश्चन पूछा है, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये काशी कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है, उसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप ये देखिए कि जब वो औरंगजेब के द्वारा या मुगल शासक के द्वारा जब विध्वंस किया गया था काशी के, उसका बनारस के जो आप कह सकते हैं कि राजा का विश्वनाथ मंदिर का, और उसके बाद वो साहस जो है 1669-70 के आसपास मुझे लगता है कि इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ का धाम का पुनर्निर्माण कराया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने उस विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र बनवाया था। ये हम लोग अभी तक देखते रहे हैं पिछले 10 साल पहले तक। उस पुनर्निर्माण के आगे हमने कुछ नहीं देखा। और वो काशी जिसकी आबादी बढ़ती गई, उसके साथ साथ में वहां भीड़ बढ़ती गई। एक आपको लगता होगा कि गलियों में सिमट के बाबा विश्वनाथ की वो पूरा काशी, जिसको आप दिव्य काशी, भव्य काशी कहते हैं, वो सिमट के रह गई थी। तो ये एक तरह से आप जो सांस्कृतिक चेतना, भारत के सांस्कृतिक सूत्र काशी है, उसको एक ढक देने का प्रयास था। आज उस काशी की भव्यता को आप देखते हैं तो आप डिफिनेटली मानते हैं, जो आप कहते हैं कि मां गंगा ने बुलाया था, तो मोदी का ये भागीरथ प्रयास था, जिस भागीरथ प्रयास से आपको वो काशी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद सीधे गंगा से काशी विश्वनाथ मंदिर आपको दिखाई देता है। तो ये जो भव्यता लौटी है वो एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का वो प्रयास, एक सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो सीधे काशी से लगाव को दिखाता है कि उन्होंने काशी का कैसे पुनर्निर्माण किया है। बिल्कुल, कैसे काशी का पुनर्निर्माण हुआ है उसका एक मूल आधार दिखाई पड़ता है कि विरासत के साथ विकास भी किस तरीके से हुआ है। वो अपने आप में काशी एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि कैसे आस्था के इस बड़े केंद्र, आस्था की इस राजधानी काशी को देश के अलग अलग जो हमारे आस्था के केंद्र है उसके साथ जोड़ने का भी एक बड़ा प्रयास हुआ है। काशी तमिल संगमम भी अपने आप में उसमें एक बड़ा उदाहरण के तौर पे है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी बनारस से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि विरासत के साथ विकास की तस्वीरें काशी से लगातार आती रही हैं, चाहे रोड से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट जिसकी वजह से पानी की व्यवस्था को ठीक करना हो, गंगा सफाई का काम करना हो, नेक्स्ट जनरेशन या उच्च तकनीक का ढांचागत विकास की बात हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को विकसित स्तर तक ले जाना हो, कन्वेंशन सेंटर के माध्यम से विश्व स्तरीय कार्यक्रम को कराने का जिक्र हो, चाहे सिटी कमांड सेंटर के माध्यम से कैमरों की निगरानी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करना हो, अंडरग्राउंड केबलिंग आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, या फिर कार्गो सेंटर के माध्यम से यहाँ के उत्पादों को वैश्विक स्तर तक ले जाना हो, इन सारे विकास के बीच में जो विरासत है वो सहेजी गई है, संवारी गई है और नए स्थान तक ले जाई गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बढ़ती हुई काशी के नए कदम को, शैलेंद्र? आरेंद्र, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसके तमाम आयामों की बात करते हैं। आपने कई बातें कही। जब हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, काशी के विकास की बात करते हैं, तो हम सांस्कृतिक विकास की बात करते हैं। और काशी उसके उदाहरण के तौर पर दुनिया के सामने दिखाई देती है, जहाँ पर सिर्फ नई बनती हुई सड़कें नहीं है, जहाँ पर सिर्फ सड़कों पर लगती हुई लाइट्स नहीं है, जहाँ के घाट सिर्फ सुंदर नहीं हो रहे, लेकिन घाट के जरिए जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनकी चिंता हो रही है। यानी विकास किसके लिए होना चाहिए, किसको उसका फायदा होना चाहिए, उसकी चिंता होनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे पुरातन शहर के बारे में
देश और दुनिया और बेहतर से समझ पाए और उस संस्कृति को और मजबूती मिले, उसकी एक झलक हमें दिखाई देती है बीते 10 वर्षों में, और काशी उसके एक उदाहरण के तौर पर सामने आया। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ के बुनकरों की चिंता की गई है। जब वाराणसी की साड़ी देश और दुनिया में हम पहले से ही मशहूर थी और प्रधानमंत्री ने खुद एक तरह से अपील की कि हर घर में कम से कम एक साड़ी जरूर पहुंचनी चाहिए। जब यहाँ के लकड़ी के खिलौने का एक छोटा जो एक तरह से कहें कि उद्योग था, उसे बड़ा बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए गए। जब यहाँ कला और संस्कृति में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उसकी चिंता की गई। आपने तमाम उन आर्थिक पहलुओं का जिक्र किया जिसमें BHU में हमने देखा कि किस तरह से बेड बढ़े, कैसे तमाम सुविधाएं बढ़ी। काशी के चारों ओर तो हम सड़कों और हाईवे का जाल देखते ही हैं। आज हम एयरपोर्ट के भव्यता भी देख रहे हैं कि वहां से सीधे जब आप वाराणसी आते हैं, हमारे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव ने इस बात का कई बार जिक्र भी किया। तो काशी दरअसल ये बता रही है कि एक शहर न केवल शहरवासियों बल्कि उसके आसपास के इलाकों के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है। काशी आज सिर्फ काशी के लोगों को रोजगार नहीं देती। आप देखिए कि उसके आसपास 100-200 किलोमीटर से तमाम लोग आते हैं इस धार्मिक नगरी में, दुनिया के सबसे पुरातन नगरी में। तो ये केंद्र के तौर पर, सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भारत की जानी जाती रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बड़े आर्थिक केंद्र के तौर पर भी जाने जाने लगी है। तो ये दिखाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांसद के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर जैसे पूरे देश की चिंता की है, वैसे एक सांसद के तौर पर काशी की चिंता की है। और काशी में वो बदलाव हर जगह दिखता है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, वो यहाँ के बदलाव के बारे में अभिभूत है, उसकी प्रशंसा कर रहा है और बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे काशी के लिए जो दृष्टि रखी, वो काशी वासियों के दृष्टि से भी आगे थी। यानी जिस बात की कल्पना भी काशी वालों ने नहीं की थी, उससे भी आगे जाकर प्रधानमंत्री ने काशी में उन बदलावों को अंतिम रूप देने का काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है, जिससे काशी के लोगों का जीवन आसान हुआ है, काशी आने वाले लोगों का जीवन आसान हुआ है। और यहाँ से बहुत शैलेंद्र, तस्वीरों में इस वक्त कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर से लालचंद जी हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत को लेकर एक उत्सुकता स्वाभाविक तौर से है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो नाम है देश दुनिया में इतना बड़ा हुआ है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों में भी वो उत्सुकता, एक ललक कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को लेकर साफ तौर पर होगी। एक प्लेकार्ड में अभी देख रहा था आर्यन, जिसमें लिखा था काशी में घर घर मोदी, है ना? जी, ये प्लेकार्ड ये जैसे दिखाई पड़ता है जी। शैलेंद्र, आप जो चर्चा कर रहे थे विरासत और विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जिक्र करते हैं विरासत भी विकास भी, विरासत के साथ विकास। तो जो काशी है वो कहीं ना कहीं एक मॉडल के तौर पर सामने है, जो कि कहा जा सकता है कि विरासत के साथ विकास कैसा, तो काशी के जैसा। तो काशी अपने आप में वो मॉडल बन करके उभरी है शैलेंद्र। बिल्कुल, इस बात का मैं जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले लालचंद्र कर रहा था कि किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसकी एक झलक वाराणसी में दिखाई देती है कि हम अपने विरासत को संजोते हुए, उसको पुष्पित पल्लवित करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अपने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने बुनकरों को, अपने कामगारों की चिंता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने शहर के विरासत को संजोते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो काशी उसकी एक झलक ही नहीं, बल्कि काशी एक केंद्र के तौर पर उभरा है। देश और दुनिया देख रही है कि कैसे एक सबसे पुरातन शहर की विरासत को संजोते हुए, उसकी पहचान को मजबूत करते हुए हम आधुनिक भारत के निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और काशी आने वाले देश और दुनिया के लोग भी इसको महसूस करते हैं और इस बात का जिक्र हम करते भी हैं कि काशी सिर्फ काशी वालों के लिए नहीं है, काशी तमिलनाडु वालों के लिए भी उस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है जिस तरह से बिहार के लोगों के लिए है। तो यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और हम देखते हैं कि वो काशी में हुए बदलाव को देख रहे हैं। यहाँ जब वो काशी आते हैं तो उनकी दुश्वारियां न केवल कम हुई हैं बल्कि चुनौतियां खत्म सी हुई हैं और काशी में वो तमाम उन सुखद अनुभवों के साथ वापस जाते हैं अपने राज्य में और वहाँ काशी के हुए विकास गाथा को और आगे उसकी चर्चा करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमने एक मॉडल देखा है, काशी के विकास का मॉडल, जिसको हम देख रहे हैं कि तमाम शहरों में तो उस मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है देश के तमाम शहरों जी। शैलेंद्र, जो बात कह रहे हैं लालचंद जी, क्योंकि गुजरात मॉडल 2014 में देश में आगे बढ़ाने की बात थी और अभी काशी का एक विकसित मॉडल जिसका जिक्र आपने किया कि कैसे विरासत और विकास के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी,
ये जो लोग हमें हज़ारों की संख्या में अलग अलग पॉइंट्स पर नज़र आ रहे हैं और कुछ लाख लोगों के जुड़ने की जानकारी लगातार दी जा रही थी और निश्चित तौर से ये विहंगम तस्वीरें हैं इस बात की गवाही भी देती हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग भी अपने घरों की बालकनी से झांकते हुए और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए और यहाँ पर मोबाइल कैमरे से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद कर लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन करना। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री की अगर नज़र पड़ेगी तो वो उनके अभिवादन को स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि हमने ये लगातार देखा है इस जुड़ाव को। और ये पूरा मुस्लिम परिवार जिसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो ये दिखाता है कि समाज के हर वर्ग के साथ में कनेक्ट जुड़ाव कैसे है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जब मूल भावना से आप आगे बढ़ते हैं तो ये अपनापन दिखाई पड़ता है। विनोद जी, मेरा सवाल यही था आपसे कि किस तरीके से जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन आम लोगों के चेहरे के भाव और उनके चेहरे की खुशी कुछ अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि शायद चुनाव के समय बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाते। जब हम बात करते हैं कि साहब वोटर बता कुछ नहीं रहा है, लेकिन अंडर करंट होता बहुत कुछ है। चेहरे की ये हंसी खुशी किस तरीके से इसको समझा जाए, पढ़ा जाए, कैसे आप देख रहे हैं इस कनेक्ट को विनोद जी? बहुत सही कहा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जब सबका विकास और सबका विश्वास जुड़ता है तो आप काफी कॉरिडोर के साथ में आप जब देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ और वो काफिला धीरे धीरे जहां से बढ़ रहा है वहां से लेके कहीं भी भीड़ को आप कभी कम होते हुए नहीं देख रहे हैं। सड़क के दोनों के किनारे जो खड़े हुए लोगों का वो तांता है, हुजूम है, और उतने ही हुजूम लोग घरों के छतों पर लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री को अभिवादन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री उन सबका अभिवादन भी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इसके पीछे जो विश्वास है, जो सबका साथ, सबका विश्वास आप कह रहे हैं, उसको थोड़ी सी आपको पीछे जाना होगा कि अगर आप इस चीज को समझे कि यही तो बनारस था, यही काशी थी जहां संकट मोचन धाम के बम ब्लास्ट हुए थे और आतंकी हमले से वो काशी का आप ये देखिए कि कोई एक इलाका जो है वो दहल जाता है और इस इलाके में इस तरह की चीजें होती है। और जब 2014 के बाद देखते हैं तो वो सुरक्षा का और वो चाक चौबंद व्यवस्था की प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले साल आपने देखा होगा वो दृश्य को कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सड़क पर निकले हुए थे रेलवे स्टेशन से लेके और पूरा वो सड़क पे जो खड़े हुए लोग जाते हुए लोगों का अभिवादन लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये नजारा अब काशी का है। जहां कभी ब्लास्ट होते थे वहां खुद देश का प्रधानमंत्री पांव पैदल निकल के वो घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताता है कि काशी किस तरह से उसका बदलाव हुआ है। काशी किस तरह से बदलाव हुआ है उसके सांस्कृतिक त्योहारों और उत्सवों से आप देख सकते हैं। पिछले साल आपने देव दिवाली को देखा था, लालजी जी हम लोगों को याद है, हम लोगों ने शो भी किया था। 10 लाख वहां पे 12 लाख दीप जले थे जो घाटों को रोशन किया था। इस तरह के कार्यक्रम तो वहाँ पहले भी होते रहे थे, लेकिन उसकी जो भव्यता थी, काशी की जो दिव्यता थी, काशी का प्रति जो लोगों का आकर्षण था वो धीरे धीरे क्यों कम हो गया, जो इस 2014 के बाद लगातार बढ़ा और लगातार इस तरह बढ़ा कि आज देव दिवाली काशी की पूरी दुनिया में चर्चा होती है। उस देव दिवाली में कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग वहाँ काशी में आते हैं। काशी में अगर आप होली में जाएं तो वहाँ आप देश दुनिया के लोगों का एक भीड़ और एक ताता देशी से ज्यादा विदेशी पर्यटक वहाँ मिलेंगे। तो ये सारे बदलाव जब होते हैं, जब वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ जो सुरक्षा और उसके साथ जो विकास की गारंटी होती है, तो काशी की नजारा आपको एक काशी मॉडल के रूप में देश में दिखाई देता है। यही काशी मॉडल की चर्चा हम लोग अभी तक करते रहे हैं। बिल्कुल जन सैलाब सा दिखाई पड़ रहा है विनोद जी। और जब काशी और मोदी इनके कनेक्ट की बात आज हो रही है और होती है तो लगता है कि जैसे काशी और मोदी एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और काशी और मोदी के बीच का संबंध ये उस दौर में बना है जिस दौर में एक दूसरा कंट्रास्ट ये भी है जिसकी चर्चा होती है कि बहुत सारे लोग दशकों तक जमे जमाए अपने क्षेत्र को छोड़कर इधर उधर हो रहे हैं और इसी दौर में काशी और मोदी के बीच ऐसा संबंध स्थापित हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल लाल जी। आपने देखा होगा कभी आप जब गुजर रहा था ये काफिला तो हमने देखा कई जगह लिखा हुआ था हर हर मोदी घर घर मोदी जी। तो हर तो आप कह सकते हैं कि शिव जो है काशी विश्वनाथ जो है वो काशी के राजा है। तो हर हर मोदी काशी के जो भक्त हैं वो घर घर मोदी हैं, वो हर घर के हैं।
तो मोदी को आज अपना परिवार ढूंढना नहीं पड़ रहा है। काशी का हर परिवार जो है मोदी का परिवार है। ये परिवार का जो आकर्षण है, ये परिवार का जो लगाव है, वो काशी के लोगों ने भी दिखाया है और हर मौके पे दिखाया है। जब कभी प्रधानमंत्री वहाँ होते हैं तो हर हर मोदी, घर घर मोदी जो है वो सीधे सीधे आपको इस मूल ये जो वहाँ स्लोगन है, वो स्लोगन नहीं है, उन लोगों का एक विश्वास आपको दिखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात तो ये थी कि आप ये देखिए कि हम लोग जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे तो लोग इस बात की, जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे थे कि काशी ही क्यों, प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत में कहीं भी, गुजरात में कहीं भी चुनाव जीत के सांसद बन सकते थे, लेकिन वो काशी को ही क्यों चुना था। ये समझने की जरूरत है कि काशी में पीएम मोदी के आने से सिर्फ पूर्वांचल और बिहार कनेक्ट नहीं हुआ था, काशी में मोदी के आने से साउथ कनेक्ट हुआ है, दक्षिण कनेक्ट हुआ है। जो आर्यन अभी थोड़ी देर के पहले तमिल समागम की बात कर रहे थे, तो उस तमिल समागम की बात आप देखिए आर्यन कि हम लोगों ने उस दृश्य को शायद भूल गए थे कि कैसे तमिलनाडु के जत्थे और आप देख रहे हैं ट्रेन भर के काशी के उस। विनोद जी, ये तस्वीरें अपने आप में भी कुछ हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये जो 100 के आसपास मंच बनाए गए हैं और भगवान शिव एक तरीके से उनकी नगरी है और उनके शिव की बारात जैसे कहा जाता था ना, तमाम प्रकार के उसमें हर प्रकार के लोग लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में काशी को आज इस पूरे रोड शो के दरमियान कई प्रकार के विशेष प्रस्तुतियों से भी सजाया गया है और ये इस वक्त तस्वीरें जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, डमरू का एक तरीके से घोष कर रहे हैं तो कहीं शंखनाद हो रहा है और भगवान शिव के स्वरूप में यहाँ पे मौजूद तमाम लोग भी हैं, जो ये दिखाता है कि काशी की इस पुरातन पहचान को आज सहेज के कैसे काशी आज आगे बढ़ रही है प्रधानमंत्री के स्वागत में लगातार। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र बनारस में मौजूद हैं। शैलेंद्र, कुछ जानकारी आप इस बात को लेकर साझा कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के इस